Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about diet in cardiovascular system. इससे पहले हमने अलग अलग डिजीज कंडीशन में पढ़ी है कि अलग अलग डिजीज कंडीशन में किस तरह की हमें डाइट लेनी चाहिए. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइट विच इज टेकन व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. तो यहाँ पे हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में किस तरीके की डाइट जो है वो लेनी चाहिए, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द हार्ट डिजीज. ये किससे रिलेट करता है? डायरेक्ट हार्ट डिजीज से ये रिलेट करता है. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हार्ट से रिलेट कर रहा है, तो इसमें कौन सी डिजीज आएंगी? सारी हार्ट रिलेटेड डिजीज सारी आएंगी. अब जो ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये कोई भी एज के पीपल को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली कब होता है? ज्यादातर किस में देखने को मिलता है? मिडल एज में. और इससे क्या होता है? अर्थ्रोस्क्लेरोसिस. अर्थ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? जब यहाँ पर प्लेक डिपोजिशन हो जाता है, प्लेक डिपोजिशन इन आर्टरीज, ठीक है ना. जब यहाँ पे प्लेक डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज के अंदर, तो वहां पे ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं अर्थ्रोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका फ्लो है वो रुक जाता है. तो वहां पर जैसे एक्यूमुलेट हो गया, जैसे मान लो ये क्या है? नॉर्मल ब्लड आर्टरी फ्लो कर रही है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है. जैसे मान लो ये ब्लड आपका नॉर्मल फ्लो कर रहा है, यहाँ पर एक प्लेक डिपोजिट हो गया, यहाँ पर प्लेक डिपोजिट हो गया, तो ये वाला जो नर्व है या जो आर्टरी है वो क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी. तो ब्लॉक होने के बाद से यहाँ पर देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो. तो यहाँ पर जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा इसके फ्लो में, उसको हम बोलेंगे अर्थ्रोस्क्लेरोसिस, जिसमें यहाँ पे ब्लड जो है वो कोएगुलेट कोएगुलेट नहीं होगा, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी. तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे अर्थ्रोस्क्लेरोसिस. तो यहाँ पे मिडिल एज में आपने देखा होगा ज्यादातर हार्ट रिलेटेड डिजीज जो है ज्यादा देखने को मिलती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? अर्थ्रोस्क्लेरोसिस की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे हार्ट इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं. हार्ट अटैक हो गया, ठीक है. यहाँ पर क्यों? क्योंकि आपका मेन जो कारण है हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, वो है ओबेसिटी, ठीक है ना. तो यहाँ पर इसलिए मैंने जब आपको ओबेसिटी पढ़ाया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ओबेसिटी ज्यादा होने से जो ओवरवेट है या ओबीज कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसको सीवीडी पे रिस्क पे वो ज्यादा रहते हैं. तो इसमें क्या है? जो डिजीज है हार्ट की वो किसको इफेक्ट करती है? पेरिकार्डियम को. पेरिकार्डियम क्या है यहाँ पर? पेरिकार्डियम एक हार्ट, जैसे आपने हार्ट का चैम्बर पढ़ा होगा ना, 4 चैम्बर्स होते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल. तो यहाँ पे जो हार्ट की लेयर होती है, ये जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है चैम्बर को, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम. तो जो चेम्बर हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है लेयर, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. तो यहाँ पे जो हार्ट की डिजीज है वो डायरेक्ट किसको इफेक्ट करती है? पेरिकार्डियम को इफेक्ट करती है. मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम. पेरी मतलब बाहर वाली लेयर, मायो भी उसकी बिंड वाली, एंड एंडो मीन्स अंदर वाली लेयर को इफेक्ट करती है. यहाँ पर क्या है? ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं? कई बार यहाँ पे जो वेल्व्स हैं, जो आपको मैंने ये वेल्व बताई, ये 4 क्या है? वेल्व है, ठीक है. तो यहाँ पर जो वेल्व है इनका ऑब्स्ट्रक्शन भी काफी बार हो सकता है. दूसरी क्या डिजीज आ सकती है यहाँ पे? हार्ट अटैक और स्ट्रोक जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है जब भी हम हार्ट रिलेटेड डिजीज के बारे में पढ़ते हैं. तो यहाँ पर क्या है? अर्थ्रोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज थिक हो जाती है एजिंग के साथ, एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू द हाइपरटेंशन. तो अर्थ्रोस्क्लेरोसिस में क्या है? जो आर्टरीज हैं वो थिक हो जाएगी एजिंग के साथ, और हाइपरटेंशन की वजह से भी वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ ब्लड फ्लो जो है वो रुक सकता है. ब्लड फ्लो रुकने के बाद से यहाँ प्लेक जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आर्टरीज हैं आपकी वो ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक होने के बाद वहां से ब्लड फ्लो नहीं करेगा, और ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो वहां पर आपको ये सारे डिजीज देखने को मिल सकती हैं. नाउ कमिंग नेक्स्ट, यहाँ पर हम क्या क्या डाइट ले सकते हैं व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. तो अगर मैं डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है? सबसे मेन कोज क्या है यहाँ पे? सीवीडी का ओबेसिटी, है ना. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? हमें ओबेसिटी को कम करना चाहिए. द पर्सन शुड मेंटेन द स्टैंडर्ड वेट, ठीक है. स्टैंडर्ड वेट को मेंटेन करना है. जो आप कैलोरीज ले रहे हो, कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो, अगर आप हाई कैलोरीज ले रहे हो तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है. क्या करना है? लो
लो कैलोरीज को आपको इनटेक करना है, लो कैलोरीज इनटेक, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, आपको लो कैलोरी इनटेक कर लेना है, क्योंकि ताकि वेट जो है आपका मेंटेन रहे। वेट इंक्रीज की वजह से ही ज्यादातर यहाँ पे सीवीडीज होते हैं। कौन सी डाइट लेनी है, जो कि विच इज रिच इन फाइबर, ऐसी डाइट लेनी है जो कि फाइबर रिच हो, ठीक है। उसमें कौन कौन से फूड इंक्लूड होते हैं, सैलड, फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ये सारी तरीके की डाइट लेनी है, क्योंकि ये होती है डाइटरी फाइबर रिच। और क्या लेना है, यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की 5 सर्विंग्स लेनी है, मतलब यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लेने हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स यहाँ पर आपको लेने हैं। सिर्फ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नहीं लेने, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर्स को भी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लेने हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि फ्रूट एंड वेजिटेबल कंज्यूम करने हैं बिकॉज दे आर रिच इन द एंटीऑक्सीडेंट, तो इस तरीके के फूड्स आपको कंज्यूम करने हैं। वेजिटेबल्स ऑयल विच इज रिच इन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लाइक सोफ्लावर एंड सनफ्लावर ऑयल शुड बी इंक्लूडेड इन द सजेस्टेड कॉम्बिनेशन। कौन से आपको फैट लेने हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे सनफ्लावर ऑयल या फिर सोफ्लावर ऑयल। यहाँ पर आपको सैचुरेटेड फैट्स का कंजप्शन नहीं करना। सैचुरेटेड फैट्स जो बुरे वाले फैट्स हैं उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करोगे दे आर रिच इन फैटी एसिड्स। जैसे मान लो आपका बटर है, चीज है, घी है, मार्जरीन है, और जो भी आपका हार्मफुल फैट है वो सबको अवॉइड करना है, क्योंकि वो ज्यादा आपका सीवीडी कोज करता है। सबसे ज्यादा हार्ट पे इफेक्ट जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का आता है। तो यहाँ पे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। इंस्टेड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें कौन से फैटी एसिड्स लेने हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, जो कि हेल्दी वाले हो, जो कि आपके हेल्दी वाले फैट हो, नॉट अनहेल्दी फैट, ठीक है। इसमें कोकोनट ऑयल लो, ऑलिव ऑयल लो, ये सारे ऑयल का कंजप्शन जो है वो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फिश को आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि फिश में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो सकते हैं, बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन एंड दे आर रिच इन द ओमेगा 3 फैटी एसिड। जैसे आपके अब अगर किसी को हार्ट डिजीज है, यहाँ पर अगर किसी को हार्ट डिजीज है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सारी हार्ट डिजीज से रिलेट करती है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो वहां पर स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, फ्राइड फूड्स, ये सबको क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, ये सबको अवॉइड करना है, बिकॉज दे आर रिच इन सैचुरेटेड फैट। इनमें क्या है, आपका सैचुरेटेड फैट होता है, MSG होता है, ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट डला होता है, विच कैन डायरेक्टली इफेक्ट द ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसलिए दे शुड बी रेस्ट्रिक्टेड और अवॉइडेड व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ CVD। तो यहाँ पर सारी डाइटरी मॉडिफिकेशन है कि लो कैलोरीज खानी है। लो कैलोरीज इसलिए खानी है ताकि वेट रिडक्शन हो जाए। वेट बढ़ा होगा तो ज्यादा CVD पे इफेक्ट होएगा, ज्यादा आपके हार्ट डिजीज होएगा, अर्थरोस्क्लेरोसिस के या फिर हार्ट स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। To avoid the heart disease or to avoid the risk of heart attack and stroke or arteriosclerosis, you should avoid the fat which is rich in saturated which are rich in more fatty acids, और जो saturated fats है उनको आपको consumption नहीं करना है, so that आपका कोई भी heart disease बीमारी ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं एम्प्टी कैलोरीज की, ठीक है, जो आपको बिल्कुल लो कैलोरीज प्रोवाइड करती है और नो कैलोरीज एट ऑल। उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, बेवरेजेस, अल्कोहल, शुगर, सागो, ये सब अवॉइड करना है, ठीक है। मतलब आपके जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या फिर बेवरेजेस हो गए, अल्कोहल हो गया, शुगर हो गया, हाई शुगर, ये सब अवॉइड करना है। आलमंड्स को आप स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका मेंटेन हो जाए। नट्स और ऑयल सीड्स को ज्यादा लेने से भी कैलोरीज बढ़ती है और फैट कंटेंट भी बढ़ता है। अगर मैं बात करूं नट्स और ऑयल सीड्स की, जैसे आपका काजू ले लो, बहुत हाई फैट होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें फैट ज्यादा होता है। तो ऐसे नट्स और ऑयल सीड्स को आप कंज्यूम तो कर सकते हो, बट इन आ लिमिटेड क्वांटिटी। क्या करना है आपको, लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी इनटेक। जो आपका फ्रूट और ऑयल सीड्स हैं उनका लिमिट
आपको रखना है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे आपके ऑयल सीड्स या नट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है। तो उस फैट कंटेंट को अवॉइड करने के लिए कि बॉडी में आपका वो वाला फैट ना जाए, तो उसमें क्या करना है, कम क्वांटिटी में आपको ड्राई फ्रूट्स और ऑयल सीड्स का कंजप्शन करना है। ये नहीं बोल रही कि नहीं करना, करना है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में लेना है। एग योक में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए एग को भी आप रेस्ट्रिक्ट करो। कितना, 2 to 3 एग्स पर वीक। पर वीक आप 2 या 3 अंडे खा सकते हैं। क्योंकि देखो हार्ट डिजीज है, अगर मैं कोई भी हार्ट डिजीज की बात करूं तो वो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल पे इफेक्ट करती है ना। मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा है तो मतलब फैट के अमाउंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इनडायरेक्टली किससे आपका कनेक्ट किया है, ओबेसिटी से। तो यहाँ पर फैट नहीं लेना है, कोलेस्ट्रॉल आपको कम खाना है। और कोलेस्ट्रॉल कम कब खाया जाएगा, जब आप कोलेस्ट्रॉल की चीजों को अवॉइड करोगे। तो यहाँ पे एग में कोलेस्ट्रॉल है तो एग का कंजप्शन कितना करना है, आप वीक में 2 या 3 अंडे खा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोलेस्ट्रॉल को आपको कंट्रोल करना है। होल मिल्क, स्किम मिल्क आप यूज कर सकते हो, क्योंकि होल मिल्क और स्किम मिल्क में जो फैट कंटेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है। इसलिए जो पर्सन वेट लूज की जर्नी पे होते हैं या वेट लूज कर रहे होते हैं तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि आप स्किम मिल्क ले सकते हो, क्योंकि स्किम मिल्क हैज अ लो फैट कंटेंट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आप डबल टोन, ठीक है, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क ये नहीं लेते हैं क्योंकि इनमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है। स्किम मिल्क में फैट कंटेंट कम होता है, इसलिए यहाँ पे स्किम मिल्क, होल मिल्क आप कंज्यूम कर सकते हो। सॉरी, होल मिल्क की जगह आप स्किम मिल्क ले सकते हो, क्योंकि होल मिल्क में भी आपका 3% और 3.5% तक फैट रहता है, तो इसलिए हम स्किम मिल्क को यूज करते हैं। आपने देखा होगा डाइटिशियन रिकमेंड करती है, जो पर्सन वेट लॉस कर रहा होता है, कि आपको स्किम मिल्क जो है वो कंज्यूम करना है। कोकोनट को अवॉइड करना है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं, अनकंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। कोकोनट अवॉइड करना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो रहते हैं, जो कि आपका एनर्जी का हाई एनर्जी रिच सोर्स है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द कॉफी एंड टी, आप मॉडरेट कंडीशन, मॉडरेट में ले सकते हो, मॉडरेशन में ले सकते हो। एक्सेस कैफीन से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है ना। एक्सेस कैफीन को भी यहाँ पर जनरली अवॉइड करना है। नाउ नेक्स्ट क्या है, शुगर को हमें रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। आर्टिफिशियल शुगर आप इंक्लूड कर सकते हो, आर्टिफिशियल शुगर आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है एनिमल फूड लाइक मीट एंड पोर्क, जैसे मीट और पोर्क है जिसमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं, या सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा रहता है, वो क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे मैंने बताया बटर, घी, चीज, मार्जरीन, मीट, पोर्क, अगर मैं एनिमल फूड की बात करूं तो ये सारी चीजें क्या है, अवॉइड करनी है। श्रिम्प और कार्ब्स में बहुत कम फैट होता है और आप इसको अवॉइड कर सकते हो। जनरली ये दोनों सी फूड है, ठीक है। तो सी फूड में भी आप अपनी चॉइसेस कर सकते हो, श्रिम्प और कार्ब्स आप ले सकते हो, वो भी आपका मतलब बहुत मॉडरेट अमाउंट में, क्योंकि इसमें लेस अमाउंट में फैट जो है वो अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑल सी फूड्स, जितने भी सी फूड है दे आर रिच इन द सोडियम, ठीक है। सी फूड आप कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि दे आर रिच इन सोडियम कंटेंट, इसलिए जो जिसको हाइपर टेंशन है तो वो क्या करे, इस सी फूड को अवॉइड करे। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको सी फूड नहीं लेना, क्योंकि हाइपरटेंशन किसकी वजह से होता है, सोडियम की वजह से। और यहाँ पर जो सी फूड है दैट आर रिच इन सोडियम कंटेंट, तो यहाँ पे सोडियम की अमाउंट को कम खाना है इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सीवीडी एज वेल एज हाइपरटेंशन। तो अगर आप सीवीडी के से लड़ रहे हो, सीवीडी की बीमारियों से लड़ रहे हो और साथ ही साथ हाइपरटेंशन भी है, तो इस केस में क्या करना है, सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि आपको हाइपरटेंशन भी और हाइपरटेंशन में सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना होता है। तो सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सोडियम रिच फूड्स हैं उनको अवॉइड करेंगे। सोडियम रिच फूड किसमें मिलता है, जनरली सी फूड में। सी फूड में ज्यादा सोडियम होता है, तो सोडियम के अमाउंट हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ऐसे फूड जिसका हाइपोकोलेस्ट्रेमिक इफेक्ट है, सोयाबीन, फेन्यूग्रीक, गार्लिक, अनियन, टर्मरिक, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। हाइपोकोलेस्ट्रिक मतलब हाइपो मींस कम, कोलेस्ट्रोमिक मींस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो लो कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल
लो हो सकता है। तो ऐसे चीजों को अवॉइड इंक्लूड करना है। किससे होगा आपका इफेक्ट? कम कोलेस्ट्रॉल, सोयाबीन खाना चाहिए, फेन्यूग्रीक जो मेथी होती है, गार्लिक, अनियन, टर्मरिक, ये सब का हम इंक्लूड कर सकते हैं व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम द सीवीडी। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो सोडियम को क्या करना है? नहीं लेना है। वेजिटेबल ऑयल का आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, एल्कोहल को भी क्या करना है? नहीं लेना है। कॉन्स्टिपेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा इसमें फाइबर या फिर वाटर फूड्स खा रहे हो जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, या फिर हाई फाइबर फूड्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। हैवी मील्स को अवॉइड करना है, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स यहाँ पर लेने हैं। आप कम टाइम पीरियड में छोटी छोटी मील्स जो है वो आप ले सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? जो कि आपके जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, ठीक है, या फिर उनके कोई सप्लीमेंट्स विच आर रिच इन विटामिन ए और डी का कॉम्बिनेशन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, वो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। नाउ ये सब था आपका डाइट विच आर टेकन इन द सीवीडी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हाइपरटेंशन, तो यहाँ पर हाइपरटेंशन के केस में क्या है? देखो, हर इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, नॉर्मल कितना होता है? 120/80। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है? ये सिस्टोलिक होता है और ये डायस्टोलिक होता है। ये मतलब ऊपर वाला नंबर और ये नीचे वाला नंबर, आपने देखा होगा जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120/80 का यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो जरूरी होता है ताकि ब्लड जो है वो आर्टरीज में से मूव कर सके और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके टिश्यू को, क्योंकि जब आप रेस्पिरेशन करते हो ना तो ऑक्सीजन क्या है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एक टिश्यू सेल में जाता है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या करता है, हर जो आपका जो ब्लड है वो मूव करता है आर्टरीज के थ्रू और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? हाई बीपी, ठीक है। हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर, जिसको आप बोलते हो हाई बीपी। WHO ने कैसे डिफाइन किया हाइपरटेंशन को? इट इज अ कंडीशन इन विच सिस्टोलिक प्रेशर एक्सीड 1 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर एक्सीड 99 mmHg। नॉर्मल कितनी रेंज है? 120/80। हाइपरटेंशन के केस में ये कितना हो जाएगा? 160। और नीचे वाला नंबर कितना हो जाएगा? जो डायस्टोलिक है वो क्या हो जाएगा? 95। इसका मतलब बीपी क्या है? बढ़ा हुआ आया है। जब आप अपना बीपी नपवाने जाते हो, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वहां पे जो बीपी वाली मशीन होती है, पहले, आजकल तो डिजिटल आ गई है, पहले एनालॉग वाली थी जिसमें वो पंप लगा होता था, तो वहां से हम बीपी मेजर करते थे। जिस आपका बोर्ड पे वो यूनिट्स लगी होती थी उसमें हम चेक करते थे कि कितना यहाँ पर आया है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं डिजिटल वाले की, तो उसमें आजकल पहले से ही रीडिंग आ जाती है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इतना है, उसमें नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यूनिट लिखी आ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो ऊपर वाला होता है प्रेशर, डायस्टोलिक वाला जो नीचे वाला नंबर शो करता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी हो जाती है? 120/80। बट इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन, है ना, हाइपरटेंशन मतलब आपका ज्यादा बीपी हो गया, तो उसमें रेंज कितनी एक्सीड कर जाएगी? 120 से 160 एंड 80 से 95। तो इस केस में देखो, हर जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो कोई डिजीज नहीं है, वो एक सिम्टम है, ठीक है। वो सिम्टम क्या है? मतलब अगर ये सिम्टम है तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, आप हाई रिस्क पे भी हो सकते हो या फिर उस पे डिजीज बन सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। कितने तरीके की हाइपरटेंशन होते हैं? एक होता है माइल्ड हाइपरटेंशन। माइल्ड का मतलब क्या है? बहुत, मतलब आपका हल्का सा है। डायस्टोलिक देखो नॉर्मल रेंज है 120/80, ठीक है, 120/80। तो अब यहाँ पर माइल्ड में क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर कितना चला जाएगा? 90, और ये कितना चला जाएगा? 90 to 104, ठीक है, ये आपका हल्का सा बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका सिस्टोलिक कितना रह सकता है और कुछ वैल्यू वेरी भी कर सकती है, बट यहाँ पे जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? 90 to 104। माइल्ड मतलब बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? वेट लॉस, सोडियम रिस्ट्रिक्शन एंड बिहेवियरल टेक्निक। ट्रीटमेंट क्या है इसका?
कि अगर हल्का सा बीपी बढ़ रहा है तो वेट को हमें कम करना है, ठीक है, सोडियम की अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट करना है और अपने बिहेवियर चेंजेस जो है वो करने हैं। मेनली आपको क्या करना है, ईटिंग, अगेन सारी बात कहाँ पर आती है, ईटिंग पैटर्न्स पे। जो आपका ईटिंग पैटर्न है या जो आपकी ईटिंग लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करना है इन द केस ऑफ माइल्ड हाइपरटेंशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मॉडरेट हाइपरटेंशन, अब देखो मॉडरेट में क्या है, यहाँ पर जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना एक्सीड हो जाता है, अगेन 105 to 119, मतलब जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना चला जाएगा, 105 to 199, ठीक है, मॉडरेट में। ये था माइल्ड, ये था आपका मॉडरेट। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर वेट लॉस तो करना ही करना है, साथ साथ हम इसमें बीटा ब्लॉकर्स जो है कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते। जैसे आपने देखा होगा जिस पर्सन का बहुत हाई बीपी रहता है वो मेडिसिन भी लेता है, तो उस केस में मेडिसिन कब लेनी है, जब वहां पे डायस्टोलिक प्रेशर कितना चला जाता है, 105 से 119 तक। नॉर्मल 120/80 है, माइल्ड हाइपरटेंशन के केस में 90 से 104 रेंज चली जाती है, और मॉडरेट में जो यहाँ पर आपकी रेंज है वो जाती है 105 to 119। सीवियर की बात करूं, अगर बहुत ही ज्यादा किसी को हाई बीपी हो रहा है तो उसमें कितनी रेंज जाती है, 120 to 130 Hg एंड अबोव। इसको प्रेशर में मेजर करते हैं तो यहाँ पे जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो कितना चला जाएगा, 120 से 130, ठीक है ना। ये है सीवियर, ये आपका माइल्ड, ये मॉडरेट, ये वाला सीवियर। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर पेरिफेरल वैसोडाइलेटर्स आर गिवन। ये जनरली हार्ट अटैक के चांसेस भी हो सकते हैं इसमें, सीवियर है ना इसलिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैसोडाइलेटर्स का यूज करते हैं। डाइट थेरेपी दे सकते हैं जिसमें आपके पास पोटेशियम रिप्लेसमेंट करते हैं, और यहाँ पर वेट मैनेजमेंट और सोडियम रेस्ट्रिक्ट जो है वो करते हैं, क्योंकि मेन जो रोल है बीपी का या हाई ब्लड प्रेशर का और हाइपरटेंशन का वो क्या है, सोडियम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट डाइटरी सजेशन, कौन कौन सी हम यहाँ पर डाइट ले सकते हैं, तो कौन कौन सी डाइट ले सकते हैं यहाँ पर, जिसको हाइपरटेंशन है उसको क्या करना चाहिए, सॉल्ट को कम से कम यूज करना चाहिए, पिकल्स कैंड फूड को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है, ये सब यूज नहीं करना है। देखो जायज सी बात है, अगर हाइपरटेंशन है तो डायरेक्ट सोडियम की अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर दो, मतलब सोडियम नहीं लेना है, सॉल्ट को अवॉइड करो, पिकल्स कैंड फूड को, हाई सॉल्ट फूड को जैसे पोटैटो चिप्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, केचप, सॉसेस, ये सब अवॉइड करना है। चीज, पीनट बटर, सॉल्टेड बटर, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल, देखो हार्ट में भी कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, और इसमें भी है। क्यों, क्योंकि जब आप कोई फूड खाओगे, फैट फूड खाओगे बॉडी में, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल तो जायज सी बात है ना, इंक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को भी कम करना है। सेलफिश, ड्राई फिश, इन सबको अवॉइड करना है। रेगुलर बेकिंग पाउडर एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एजिनोमोटो, ठीक है, जिसका मतलब है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG का नाम है एजिनोमोटो। ये क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि आपका फ्लेवर देता है, टेस्ट देता है, तो इसकी अमाउंट को क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। प्रिपेयर्ड मिक्सेस, जो ऑलरेडी RTS आपके रेडी टू सर्व वाले मिक्सेस आते हैं वो सब अवॉइड करना है। सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना है लेस देन 500 mg, और वेजिटेबल्स को ऐसा चूज करना है जो कि सोडियम रिच ना हो। तो ये था हाइपरटेंशन और CVD के बारे में। आपको मुझे लगता है आ गया होगा समझ में, बाकी की आपको ये सब आप सेशन दोबारा से देख सकते हो, आपको और भी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, PYQs अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और ये वाला सारा पोर्शन जो है वो रिवाइज करो। एक दो डिजीज और रह गई हैं, उसके बारे में भी हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।